हम बात करेंगे इनकी आबंधन की। इनके आबंधन में बात अगर हम करें तो प्रोफेसर NP सिजविक जो है, इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत है या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसके पश्चात वर्नर का जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो मतलब सिजविक के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद में जो वर्नर का सिद्धांत था उसका उपयोग खत्म हो गया था। तो सिजविक के अनुसार जो है सभी अणु या आयन जो है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा केंद्रीय धातु से बंधे हुए होते हैं। इस आबंधन में अणु या आयन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। अब तक उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित आबंधों की प्रकृति की व्याख्या के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं और उन सिद्धांतों को देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और आणविक सिद्धांत। परंतु हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि इसकी और इसकी ही बात करेंगे। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको देने के लिए पॉलिंग को जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई तीन परिकल्पनाएं हैं, तीन मूल परिकल्पनाएं हैं। इसकी क्या क्या है कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक जो है वो उपस्थित करवाएगा और इन रिक्त कक्षकों में जो है लिगेंड आकर के अपने लोन पेयर को दान करेगा या इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। और संकुलों में पाए जाने वाले जो सामान्य संकरण है वो कौन कौन से होंगे? D2sp3, sp3d2, dsp2, sp3 और sp। इस प्रकार की आकृतियां जो है वो निम्न प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। देख लीजिए, समन्वय संख्या 6 वाले अगर लिगेंड है तो 6 2 D के, 1 S का और 3 P के यदि आपको मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर कौन सी ज्यामिति समन्वय संख्या 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रिक्त डी कक्षक यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनकी ज्यामिति अष्टफलकी होगी। बंद कोण का जो सामर्थ्य है वो 2.9 होगा और संकुल बनाने वाले आयनों की यहाँ पर एक सारणी दी हुई है कि 4 वाले इस प्रकार से sp, अगर 2 वाला बनाना है तो एक S और एक P, 3 वाला बनाना है तो 1 S और 2 P, 4 वाला बनाना है तो 1 S और 3 P। इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हुई है जिनकी ज्यामिति अपेक्षिक बंध सामर्थ्य और संकुल बनाने वाले आयनों की सारणी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर जो है वो कक्षक दाता समूहों के से भरे हुए कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर लेते हैं। यदि अतिव्यापन हो रहा है तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई बंध बनाने की संभावना होती है और ऐसा तभी होता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक जो है वो दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर ले। यानी कि दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ में यदि अतिव्यापन हो रहा है तो पाई बंध का निर्माण होगा। अब संकुलों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय आचरण पर चर्चा कर लेते हैं। तो धातु आयन में खाली परमाणु कक्षकों की उपलब्धता के आधार पर सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों को संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से किस प्रकार से समझा जा सकता है। इसके लिए आप 4 चरणों का पालन करेंगे। पहला है, सर्वप्रथम तो क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, वर्गों में उपस्थित लिगेंड की प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं? यदि संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होते हैं तो लिगेंड जो है केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, यानी कि युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये उनके कुछ उदाहरण है प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के। और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड यदि उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो है वो ये नहीं कर पाते क्योंकि दुर्बल है ना। तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखने के पश्चात में तो उसका जो है युग्मन नहीं होगा। तो और ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनके उदाहरण यहाँ पर आपको इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। तो यही अंतर होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों में। दूसरा है, इसके पश्चात जो रिक्त जो कक्षक बच रहे हैं उसमें लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर दान कर देते हैं। अब लोन पेयर जो दान कर देते हैं या लिगेंडों द्वारा ग्रहण किए गए कक्षक जो है संकुल के संकरण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब किन किन कक्षकों में, किन किन रिक्त डी कक्षकों में, केंद्रीय धातु परमाणु के किन रिक्त डी कक्षकों में लिगेंडों द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन डाला गया है उसके आधार पर संकरण जो है वो संकुल का देखने को आपको मिलता है। तो प्राप्त संकरण के आधार पर संकुल की ज्यामिति भी निर्धारित की जा सकती है। यदि यौगिकों के निर्माण में होने वाले संकरण में केंद्रीय धातु आयन के अंतः डी कक्षक यानी कि अंदर वाले N-1 डी कक्षक यदि भाग ले रहे हैं तो अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल का या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जैसे कि ये और ये और ये।
और यदि कक्षकों के निर्माण के लिए बाहर वाले यानी कि बाह्यतम कोश के डी कक्षक यदि काम में आ रहे हैं तो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल आपको प्राप्त होंगे, जिसके उदाहरण ये आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि संकुल में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो संकुल जो है वो अनुचुंबकीय होगा तथा समस्त इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने पर वह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कैसा होगा, वो अनुचुंबकीय होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाला होगा। और अगर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कोई आकर्षण अनुभव नहीं करेगा। तो संकुल का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला यही है, μ = n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुलों के जो उपस्थिति है वो आगे देखो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि उदाहरण FeCN6 का होल 4- FeCN6 का होल 4- इस प्रकार से हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन इसका नाम है। अब इसमें आप देखेंगे आयरन की जो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे जो कि होगी +2 है और समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो समन्वय संख्या है यहाँ पर 6 और 6 के 6 कौन है, CN- लिगेंड उपस्थित हैं और केंद्रीय परमाणु से आयरन के उपसंयोजक बंध बनाते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आपको प्राप्त होगा कि 3D में तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। और CN जो कि प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा और इस प्रकार से यहाँ पर लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार का विन्यास आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको D के 2 रिक्त कक्षक, S का 1 रिक्त कक्षक और P के 3 रिक्त कक्षक यहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे, जिनमें 6 CN जो है आ करके एक CN का एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरे CN का लोन पेयर यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ, पांचवे का यहाँ और छठा जो CN है उसको अपना लिगेंड, अपना जो लोन पेयर है या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है CN का इलेक्ट्रॉन युग्म वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से 2 D के 1 S का और 3 P के D2sp3 संकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रमशः इस प्रकार से। देख लीजिए CN का 1, 2, 3, 4, 5, 6 कक्षकों में अपने लोन पेयर रखना D2sp3 संकरण का निर्माण होना बताता है। और Fe के साथ में CN आबंधन समान होते हैं क्योंकि सभी सिग्मा आबंधन समान लिगेंडों द्वारा बनाए हुए हैं। तो आयरन के 6 संकरित कक्षक जो है वो 6 CN लिगेंडों द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके D2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। D2sp3 संकरण का निर्माण ये कर लेते हैं तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो इस प्रकार से अष्टफलकीय रूप से आपको प्रदर्शित देखने को मिलती है और होल 4 इसके ऊपर चार्ज उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से FeCN6 4- का निर्माण हो जाता है। चूंकि इस संकुल का निर्माण में 3D यानी कि अंदर वाले D काम में आ रहे हैं, देख लीजिए आप ये अंदर वाले D काम में आ रहे हैं, 4D के अगर D काम में आते हैं तो बाह्य चक्रण संकुल बनता, परंतु अंदर वाले D यानी कि अंदर वाले 3D के बाह्य कक्षक तो क्या है 4 है, परंतु n-1 D के जो कक्षक हैं वो यदि काम में आ रहे हैं तो ये अंतः संकुल आयन या निम्न चक्रण संकुल आयन का निर्माण ये कर रहा है क्योंकि प्रबल लिगेंड CN जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दे रहा है और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा। ऐसे ही एक उदाहरण कोबाल्ट का देख लीजिए, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3rd आयन। इसमें आप पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके इसका विन्यास लिख लेंगे, जिसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 और 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्योंकि NH3 जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है, NH3 जो है ये क्या करेगा, अब इनकी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा लेगा क्योंकि ये भी क्या है एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से ये D के 2, 1 S का और 3 P काम में आएंगे और ये D2sp3 संकरण बिल्कुल पहले वाले की तरह ही बनाएंगे और इस प्रकार की ज्यामिति देखने को मिलेगी। और क्योंकि अंदर वाले D काम में आ रहे हैं इसलिए निम्न चक्रण संकुल का निर्माण हो रहा है और एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकार का ही होगा। और ये भी कुछ उदाहरण हैं जो संरचना जिनकी समान ही होती है इसके प्रकार। यहाँ देख लीजिए हेक्सा एक्वा आयरन 2nd आयन, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले आप आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चूंकि H2O जो है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो यहाँ पर ये इन इलेक्ट्रॉनों की जो है पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, युग्मन नहीं करवा पाएगा। तो हमें समन्वय संख्या तो 6 चाहिए तो 6 के अकॉर्डिंग जो है 1 S का, 3 P के
और 2 बाह्य डी कक्षकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और संकरण क्या हो जाएगा sp3d2। sp3d2 संकरण होने का मतलब है कि इसमें बाह्य जो डी कक्षक हैं वो उपस्थित हो रहे हैं, बाह्य डी कक्षक यानी कि 4d कक्षक उपस्थित हो रहे हैं, तो ये उच्च चक्रण संकुल का निर्माण यहाँ से कर रहा है, या इसको बाह्य चक्रण संकुल भी कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करेगा। देखो 1 2 3 4 यहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने पर इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो लगभग 4.9 बोर मैग्नेटॉन आएगा। तो ये अनुचुंबकीय टाइप का होगा, यानी कि चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो है वो आकर्षण का अनुभव करेगा। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रबल अनुचुंबकीय होगा और अधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाला संकुल ये बनाएगा। ऐसे ही NiCN4 टेट्रासाइनोनिकेलेट भी इस प्रकार से 3D कक्षक यहाँ पर उपस्थित है और CN जो है इस प्रकार से इसका युग्मन करके इस प्रकार से DsP2 संकरित यौगिकों का निर्माण करेगा और संकुल आयन निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाले डी कक्षक काम में लिए जा रहे हैं और यह प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से निकेल कार्बोनिल जो है वो इस प्रकार से ये देख लीजिए आप, तो यहाँ पर आपको परमाणु या आयन के जो संकुल हैं वो देखने को मिलेंगे, उनकी संरचना देखने को मिलेगी कि कितने कितने जो डी कक्षक है वो काम में आ रहे हैं, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण का प्रकार, ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय प्रकृति की एक लिस्ट आपको देखने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं की। पहली सीमा तो क्या है इसकी कि उपरोक्त स्पेक्ट्रमों को नहीं समझा पाया और न ही उनकी व्याख्या कर पाया। दूसरा, यह सिद्धांत यह नहीं समझा सकता कि कुछ अवस्थाओं में अंतःकक्षक और कुछ अवस्थाओं में बाह्य कक्षक संकुल क्यों बन रहे हैं और संकरण में भाग क्यों लेते हैं, इसका कारण ये नहीं समझा पाया था। इसी प्रकार H2O हैलाइड जैसे लिगेंड जो है वो सामान्यतः बाह्य कक्षक संकुल और ये जो है अंतःकक्षक, मतलब टोटल मिला के अंतःकक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बने क्यों, इस बारे में भी ये नहीं बता पाया था। तीसरा जो है चुंबकीय व्यवहार का भी जो है ये जो है अच्छी तरीके से जो व्याख्या है वो नहीं कर पाया था। ज्यामिति को समझने में सफल तो अवश्य रहा, लेकिन यह बिल्कुल सही विधि नहीं है क्योंकि कुछ अणुचुंबकीय संकुलों का एक्स किरण विवर्तन से यदि अध्ययन किया गया तो उनकी वर्गाकार आकृति उनकी आकृति जो है वर्गाकार समतली नहीं पाई गई। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। और चौथी सीमा यह है कि कॉपर तथा कोबाल्ट के संकुलों की जो ज्यामिति है एक इलेक्ट्रॉन को उच्च स्तर में उन्नत कर समझाई जाती है, किंतु यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ हुआ कि भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर क्यों भेज दिया गया है। अगली जो है सीमा वो ये है कि इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति पर तो बहुत बल दिया गया है परंतु लिगेंडों के महत्व को नहीं बताया गया है। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के आकार में विकृति नहीं समझाई जा सकती है, जबकि Cu2+ टाइटेनियम के 3+ संकुल जो है वो विकृत होते हैं, यानी कि विकृत आकृति मतलब प्रॉपर अष्टफलकीय ना हो या चतुष्फलकीय ना हो या समतल वर्गाकार ना हो, इनके अलावा जो ज्यामिति होती है वैसी ज्यामिति इनकी पाई जाती है। यह सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था की पूर्णतया उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत द्वारा ऊष्मागतिकी गुणों को भी नहीं समझाया गया है। इस सिद्धांत से बाह्य कक्षक संकुलों की आयनिक प्रकृति भी अच्छी प्रकार से नहीं समझाई गई है और अष्टफलकीय संकुलों की जो गतिक अक्रियता है इसको भी नहीं समझाया गया है और लिगेंड के संपर्क में आने से केंद्रीय धातु के डी कक्षकों के विपाटन की जो व्याख्या है वह भी यह सिद्धांत करने में असमर्थ रहा है। तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझने के लिए हमें बात करनी होगी एच बेथे की। तो एच बेथे, हैंसे बेथे इनका नाम है। इन्होंने 1929 में धातु तथा लिगेंडों के मध्य जो आबंधन है इसको समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया था और इसका उपयोग स्लैप व पेनी द्वारा 1932 में तथा वॉन वैक द्वारा संक्रमण धातु आयनों तथा उनके यौगिक के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या के लिए किया गया था। किस प्रकार से किया गया था कि यह सिद्धांत पूरी तरह से धातु तथा लिगेंडों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है उस पर आधारित है। इसके अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले जो 5 डीजेनरेट यानी कि समभ्रंश कक्षक है ना, उनकी क्या हो जाती है बेटा, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये T2G कक्षकों में और EG कक्षकों में विभक्त हो जाता है, जिसे D कक्षकों का विपाटन भी कहा जाता है। और इनके मध्य जो
जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 10 DQ का होता है, जिसे डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। और केंद्रीय परमाणु के संपर्क में आने पर जो लिगेंड है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और डी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पुनर्वितरण भी जो है वो हुंड के नियम के अनुसार होता है, यानी कि जिसके लिए ऊर्जा का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और उसके बाद में उनकी पेयरिंग होती है। तो N+L जो नियम है, हुंड के नियम है, जो अवोगाड्रो प्रिंसिपल है, उसको पूर्णतया से लागू किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो अष्टफलकीय जो यौगिक होते हैं उनमें आपको मालूम है कि 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब 6 लिगेंड उपस्थित है तो इनकी उपस्थिति में जो डी कक्षक है उसमें से डी x2y2 अधिकतम प्रतिकर्षित होगा और डी कक्षक का जो है वो T2G कक्षक जो है वो भी अधिकतम विस्थापित होगा। तो विस्थापन अधिक होने की वजह से जो Eg कक्षक है उनकी ऊर्जा का मान और T2G कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो कम हो जाता है और Eg कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो अधिक हो जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो 10 DQ या डेल्टा से जिसे डिनोट किया जा सकता है। इनकी जो ऊर्जा है T2G कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है वो 40% कम होता है और Eg कक्षकों की ऊर्जा का मान जो है 60% तक बढ़ जाता है। तो 10 DQ में से 6 DQ तो इसकी ऊर्जा और 4 DQ इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में इनका विपाटन हो जाता है। यह विपाटन यानी कि समान ऊर्जा वाले जब डी कक्षक थे लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार से अष्टफलकीय संकुल यदि बना रहे तो Eg कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी आने की वजह से इनका विपाटन हो जाता है। इसे डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। तो अष्टफलकीयों में तो ऐसा होता है। और डी कक्षकों के जो अक्षीय क्षेत्र हैं उनमें उपस्थित होते हैं, इनकी कक्षाओं का जो अनुपात होता है 3 बढ़ जाती है, 3/5 से बढ़ जाती है। और जो कम होने वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा जो है 2/5 से कम हो जाती है। और यहाँ पर 3 अपभ्रंश और 2 अपभ्रंश Eg और T2G कक्षकों का निर्माण होता है। और यह जो पैरामीटर है इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का पैरामीटर कहते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जाओं के मध्य का जो अंतर है ΔO, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पैरामीटर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो डेल के नीचे O लगाया है ना, O फॉर अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल लगाया गया है। यदि चतुष्फलकीय होता तो यहाँ पे आप T लगाते। चतुष्फलकीय संकुलों में इस प्रकार की ऊर्जा होगी, जैसे कि समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं, डी कक्षक जो है लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, इनकी भी ऊर्जाओं का जो विपाटन होगा वो इस प्रकार से होगा कि T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाएगी और Eg कक्षकों की ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। और ये जो ऊर्जा है वो 4 DQ से बढ़ जाएगी और ये वाली जो ऊर्जा है वो 6 DQ से कम हो जाएगी। तो चतुष्फलकीय संकुलों में चारों लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अक्षों के मध्य भाग में अंतरक्रिया करते हैं, जिससे अक्षों के मध्य उपस्थित डी कक्षक जो है DXY, DYZ, DZX लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के द्वारा अत्यधिक प्रतिकर्षित हो जाती है, क्योंकि ये अक्षों पर उपस्थित है। अक्षों में प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से इनकी ऊर्जा जो है वो उच्च स्तर पर जा पहुंचेगी और Eg कक्षों की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, प्रतिकर्षण के कारण निम्न स्तरों में ये जा पहुंचेंगे। तो जब हम चतुष्फलकीय यौगिकों की बात करेंगे तो हम T2G को T2G ना बोल करके क्या कहेंगे, T2 कहेंगे, और Eg को भी हम Eg ना बोल करके E के नाम से ही जानेंगे। तो ये हो गए T2 कक्षक और ये हो गए E कक्षक। तो E कक्षकों की ऊर्जा का मान कम हो जाता है और T2 के कक्षकों की जो ऊर्जा है उसका मान जो D कक्षक है उनसे ज्यादा हो जाता है। तो ये त्रि अपभ्रंश और ये द्वि अपभ्रंश अलग अलग हो जाते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो हुंड के नियमानुसार ही किया जाता है। इस प्रकार से क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक अष्टफलकीय संकुल के लिए T2G कक्षकों की ऊर्जा इतनी होती है और Eg कक्षकों की ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो T2G में अगर X इलेक्ट्रॉन और Eg में Y इलेक्ट्रॉन यदि विन्यास के केंद्र के सापेक्ष कुल ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की ऊर्जाओं को आप जोड़ देंगे। यहाँ पर X और Y जो है क्रमशः T2G और Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं उनकी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा जो है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो संक्रमण संकुलों में डी कक्षकों में यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का परिमाण, लिगेंडों की संख्या तथा धातु परमाणु आयन व लिगेंडों की प्रकृति इन सभी पर निर्भर करता है। अष्टफलकीय संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का परिमाण है वो चतुष्फलकीय के साथ में इस प्रकार से संबंधित होता है, यानी कि चतुष्फलकीय की जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो 4/9 भाग होती है किसका, अष्टफलकीय यौगिकों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का।
स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या करती है? क्रिस्टल क्षेत्र विघटन डेल्टा ओ लिगेंड धातु पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं और कुछ जो है वो दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इन प्रबल और दुर्बल जो लिगेंडों की जो श्रेणियां हैं, इनको यदि बढ़ते हुए क्रम में यदि जमाया जाए तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है। श्रेणी में आपको दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की, मतलब लिगेंडों की जो प्रबलता है उसके बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिगेंडों को जमाया जाता है। तो ये श्रेणी ही क्या कहलाती है? आपकी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार से सबसे कम ऊर्जा वाला जो है आयोडीन, आयोडाइड, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला जो है ये वाला लिगेंड पाया जाता है। यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो ऊर्जा है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन जो ऊर्जा है, उसका मान यदि पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो लिगेंड जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है, और यदि पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा अगर इसका मान होता है तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है और निम्न प्रचक्रण संकुल का निर्माण करता है। तो यानी कि अगर इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान यदि पेयरिंग से ज्यादा है तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और पेयरिंग से कम है तो उच्च चक्रण संकुल यहाँ से आपको प्राप्त होगा, उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। तो लिगेंडों की प्रबलता का जो क्रम है वो दाता परमाणु पर भी निर्भर करता है। तो हेलोजन सबसे कम, और कार्बन वाले जो है, कार्बन दाता परमाणु है, उसकी प्रबलता सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके अष्टफलकीय और अष्टफलकीय जो कक्षक हैं उसमें T2G और EG कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किस प्रकार का विन्यास होगा, इस प्रकार से आपको एक सारणी देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर A जो है उच्च चक्रण संकुल और बी जो है वो निम्न चक्रण संकुलों के विन्यास यहाँ पर देखने। उच्च चक्रण संकुल होगा तो EG में 2 और T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बी अगर यानी कि निम्न चक्रण संकुल होगा तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG में 1 भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। अब इनके जो अनुप्रयोग हैं इनको आप देखेंगे, संक्रमण धातु जो संकुल होते हैं उनके रंग की व्याख्या करने के लिए ये काम में आता है। अब आपको पता है कि संक्रमण धातुओं में डी कक्षक जो है वो पूर्ण भरे हुए नहीं होते हैं तो यहाँ पर डी संक्रमणों के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके जो है हायर एनर्जी में चला जाता है और उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। जितनी एनर्जी उसने अवशोषित की है उसी का पूरक रंग का वो यहाँ से नजर आएगा। जैसे इसकी अगर आप बात करें तो ये संकुल जो है जलीय विलयन में बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि टाइटेनियम 3+ का जो विन्यास है 3D1 हो जाता है। ये 3D1 जो है वो DD ट्रांजिशन करता है और दृश्य प्रकाश से, जिस DD ट्रांजिशन के दौरान जो है दृश्य प्रकाश से जो ऊर्जा का अवशोषण है वो जब वो कर लेता है तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो रंग है या पूरक रंग है बैंगनी रंग, इसका ये नजर आता है। देखिए टाइटेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दृश्य प्रकाश का अवशोषण करेगा और EG में पहुंच जाएगा। EG में पहुंचने के दौरान ये ED संक्रमण प्रदर्शित करेगा और बैंगनी रंग का नजर आएगा। इसी प्रकार CuSO4.5H2 नीले, जबकि निर्जल CuSO4 जो है वो सफेद रंग का आपको नजर आता है। तो यहाँ पर संकुल यौगिक, उनकी तरंग दैर्ध्य, अवशोषित रंग और उसका पूरक रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। संकुलों के चुंबकीय गुणों की यदि बात करें तो चुंबकीय गुण, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुंबकीय गुण 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में यदि आकर्षण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और अगर आकर्षण का अनुभव हो रहा है तो अनुचुंबकीय टाइप का आपको व्यवहार देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वाले लिगेंड में कोबाल्ट का आयन जो है वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शित करता है, संकुल आयन में अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें कोबाल्ट जो है वो अनुचुंबकीय और इसमें कोबाल्ट जो है वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है कि इस प्रकार व्यवहार में जो अंतर प्रदर्शित करता है, प्रथम संकुल आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जबकि द्वितीय में जो है सभी आयन जो है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे युग्मित नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं दूसरे वाले में, क्योंकि वो उसके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं और नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यदि हो जाता है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो प्रतिकर्षण
अनुभव करेंगे और एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो तुम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे आकर्षण का अनुभव करेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है कि यह सिद्धांत धातु और लिगेंड की परस्पर अन्योन्य क्रिया जो है वो स्थिर विद्युत प्रभाव पर आधारित होती है, जिसे वास्तविक नहीं माना जाता है। दूसरा, यह सिद्धांत केवल धातु परमाणु के डी कक्षकों व उसके विपाटन का ही अध्ययन करता है। केंद्रीय धातु के जो S और P है इन पर कोई विचार इसने प्रदर्शित नहीं किया था। यह सिद्धांत लिगेंडों के निश्चित विपाटन की व्याख्या करने में असमर्थ था। दूसरा, यह सिद्धांत जो है पाई आबंधों को भी नहीं समझा पाया था और लिगेंड के महत्व को भी इसने नहीं समझाया था। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। यहाँ पर आपको संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है उनमें कुछ अंतर देखने को मिलेंगे कि धातु और लिगेंड के मध्य जो बना आबंध है वो आयनिक के साथ साथ संयोजक भी होता है, ये इसके बारे में बताता है। और यहाँ पर ये शुद्ध स्थिर विद्युत आबंध या आयनिक बंध के बारे में बात करता है। ये उपसंयोजक यौगिक निर्माण में संकरण की संकल्पना यहाँ इसने दी थी और उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण में संकल्पना सम्मिलित नहीं होती है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और ये कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और ये है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। धातु या आयन परमाणु के डी कक्षकों के मध्य विपाटन को इसने नहीं समझाया था, जबकि यहाँ पर विपाटन पर विशेष ध्यान दिया गया था। आगे, यह उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या स्पष्ट नहीं दर्शा पाया था, जबकि यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य जो है रंगों की व्याख्या भी बहुत अच्छी तरीके से इसने समझाई थी। उपसंयोजक यौगिकों की चुंबकीय गुणों की भी यहाँ पर व्याख्या नहीं हुई थी, जबकि यहाँ पर चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या बहुत अच्छी प्रकार से की गई थी। तो ये इन दोनों में अंतर देखने को आपको मिलेगा। अब उपसंयोजक यौगिकों के यदि स्थायित्व की बात की जाए तो विलयन में उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व जो है वास्तव में साम्यावस्था में उपस्थित स्पीशीयों के मध्य संयोजन की दर है। संयोजन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के जिसको आप बोलते हैं उसका परिणामात्मक रूप से स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एक समीकरण आपको है M 4 लिगेंडों के साथ में मिलकर के ML4 नाम का एक संकुल बना रही है। यहाँ पर स्थायित्व नियतांक K का मान जितना अधिक होगा विलयन जो है उतना ही अधिक स्थायी हो जाएगा। तो ML4 का अनुपात उतना ही अधिक होगा। वैकल्पिक रूप से 1/K का मान विलयन में उपस्थित उपसंयोजक यौगिकों के धातु आयन तथा लिगेंड में वियोजन की व्याख्या करता है। तो विलयन में यदि कोई उपसंयोजक यौगिक धातु आयन पर लिगेंड के चरणबद्ध योग के फलस्वरूप यदि संकुल MLN, यहाँ पर M जो है केंद्रीय धातु परमाणु, L जो है एक गंतुक लिगेंड है और N जो है वो धातु आयन की समन्वय संख्या है। यदि इस प्रकार से इसका निर्माण होता है तो MNL से मिलकर के इस प्रकार से ML यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए K1 यदि आप निकालेंगे तो उत्पाद की सांद्रता बटे रिएक्टेंट्स या विकारकों की सांद्रता इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 2 लिगेंड काम में एक लिगेंड और आ जाता है तो यह उत्पाद है, तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता K1 और K2 आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। और इन दोनों को ही अगर एक और लिगेंड अगर जुड़ता है तो अब प्राप्त होने वाला जो K3 है वो इसकी सांद्रता बटे इन दोनों की सांद्रता होगी। इस प्रकार से अगर n मात्रा में ये जुड़ते चले जाते हैं तो Kn आपको प्राप्त होगा, जो कि इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर यह माना जाएगा। तो K1, K2, K3 और Kn जो है वो क्रमशः चरणबद्ध तरीके से प्राप्त स्थायित्व नियतांक है। कुछ अपवादों के साथ साथ स्थायित्व के जो मान K1, Kn तक लगातार जो है वो कम होते चले जाते हैं। वैकल्पिक रूप से हम यदि परिणामी स्थायित्व नियतांक को अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? M जो है 4 लिगेंड के साथ में मिलकर के ML4 का निर्माण कर रहा है, तो β4 जो है वो इसके लिए क्या आ जाएगा? K4 है, ये K4 जो है इसके लिए क्या आ जाएगा? वो आएगा ML4 बटे M और L की सांद्रता का 4 जो है उसकी घात के रूप में आप लिख देंगे। अतः चरणबद्ध या तथा परिणामी स्थायित्व नियतांक जो है निम्न प्रकार संबंधित होता है। B4 जो है वो K1, K2, K3 और K4 या अधिक सामान्यीकरण करने पर अगर K1 या इंटू K2 जो है वो Ki तक यदि जाता है तो B4 को या Bi को आप निकाल सकते हैं। ये जो था ये B4 था, इसको आप K4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, K3 तक तो हमने निकाला ही था। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रदर्शित देखने को मिलेगा। यदि B4 भी अगर आप लिख देते हैं, इसको β4 भी अगर आप लिख देते हैं तो K1, K2, K3 K4 को इनको सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आपको परिणामी जो स्थायित्व नियतांक है वो प्राप्त हो जाएगा। तो संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं? तो
कारक कौन कौन से हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति। केंद्रीय धातु परमाणु का आयन या आकार जो है जितना छोटा होता जाएगा, आयन का आकार जितना छोटा होता जाएगा, संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका आकार छोटा है, इसका आकार ज्यादा है, तो आकार के बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग जो है स्थायित्व का जो क्रम है वो भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दूसरा है केंद्रीय धातु पर आवेश। आवेश जो है धातु आयन पर आवेश जितना ज्यादा अधिक होगा, संकुल का स्थायित्व भी उतना ज्यादा होगा। आवेश जितना ज्यादा होगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा है धातु आयन का जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो समान रहने पर स्थायित्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर की जा सकती है। डी एन विन्यास वाले जो संकुल हैं उनके स्थायित्व का क्रम जो है वो क्रमशः इस प्रकार से रहेगा, D0 की सबसे कम, फिर D1, D2, D3 इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर D3, D4 तथा D8, D9 जो है जॉन टेलर प्रभाव पर आधारित है। और केंद्रीय धातु परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है, केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता यदि बढ़ती है तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। उपसंयोजक यौगिकों के महत्व जो है उनको समझने के लिए आप देख लीजिए, पहला काम आप करते धातुओं के निष्कर्षण में उपसंयोजक यौगिकों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो भाई साइनो कॉम्प्लेक्स मेथड एक मेथड है जिसके द्वारा आप सिल्वर तथा गोल्ड का निष्कर्षण कर सकते हैं। आप गोल्ड को सोडियम साइनाइड तथा जल और वायु के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको सोडियम डाइसाइनो एजुरेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। बाद में इस कॉम्प्लेक्स आयन को जिंक के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। तो यह विधि साइनो कॉम्प्लेक्स विधि कहलाती है, जिसमें साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके इस प्रकार से संकुल यौगिक बना लेता है और गोल्ड का निष्कर्षण यहाँ से कर लिया जाता है। दूसरी होती है मॉन्ड प्रक्रम। मॉन्ड प्रक्रम में अशुद्ध निकल जो है वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाता है, जिसे 230 डिग्री पर गर्म करने पर शुद्ध निकल आपको प्राप्त हो जाता है। तो निकल के निष्कर्षण में यह विधि काम में ली जाती है। कार्बोनिल संकुल विधि जो है, कार्बोनिल संकुल विधि में क्या होता है कि अशुद्ध आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है, जिसे 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको शुद्ध आयरन प्राप्त हो जाता है। तो अगली होती है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि में लेंथेनाइडों का पृथक्करण किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में उपसंयोजक यौगिक किस प्रकार काम में आते हैं कि देखिए, कॉपर तथा कैडमियम आयनों का अगर पृथक्करण करना हो तो CuSO4 की KCN के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हो तो आपको CuCN का होल्ड ट्वाइस मिलता है, जबकि CuCN का होल्ड ट्वाइस जो है बाद में क्यूप्रस साइनाइड में और साइनोजन में टूट जाता है। ये जो क्यूप्रस साइनाइड है वापिस KCN के साथ में अभिक्रिया करके आपको टेट्रासाइनोक्यूप्रेट फर्स्ट एक जटिल यौगिक निर्माण करके देता है। जबकि यही अभिक्रिया यदि कैडमियम के साथ में करवाई जाए तो कैडमियम सल्फेट जो है KCN के साथ में अभिक्रिया करके इस प्रकार से कैडमियम साइनाइड का निर्माण करेगा। कैडमियम साइनाइड वापस से जो KCN जो है उसके आधिक्य के साथ में अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये वाला जो संकुल है ये अधिक स्थायी नहीं होता है। इसमें अगर H2S गैस आपने प्रवाहित कर दी तो ये पीले रंग के कैडमियम सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, अतः कॉपर को और कैडमियम को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ऊपर वाला जो संकुल था ये स्थायी था और इसमें अगर H2S गैस आप प्रवाहित करोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि यहाँ पर H2S गैस प्रवाहित करवाने पर CDS या कैडमियम सल्फाइड का आपको पीला जो अवक्षेप है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कैडमियम का और कॉपर का इस प्रकार से आप जो है अलग अलग परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोबाल्ट और निकल का भी परीक्षण कर सकते हैं। किस प्रकार से? कोबाल्ट क्लोराइड अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कोबाल्ट साइनाइड का निर्माण होगा। कोबाल्ट साइनाइड वापिस अगर KCN के आधिक्य के साथ में अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट का निर्माण करता है और एक भूरे विलयन का निर्माण यहाँ से होता है। जबकि निकिल के साथ में अगर आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, निकिल के साथ में KCN आधिक्य में अभिक्रिया करके पीले विलयन का निर्माण करता है। तो पीला विलयन यदि प्राप्त हो रहा है तो निकिल उपस्थित है, और अगर भूरा विलयन यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो आपका कोबाल्ट उपस्थित है। आप इस तरीके से इनका पृथक्करण कर सकते हैं। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम द्वारा निकिल सेकंड का परीक्षण किस प्रकार के से किया जाता है? ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है। इसको आप अगर निकिल सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स। ये जो है वो लाल अवक्षेप देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है निकिल सेकंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि लाल अवक्षेप देता है। यह अभिक्रिया निकिल मूलक का परीक्षण करने में काम में ली जाती है।
जल की कठोरता का भी आकलन यहाँ से कर सकते हैं कि जल की कठोरता तो जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यदि इन आयनों को EDTA के साथ में स्थायी संकुल बना दिया जाए तो यहाँ से ये EDTA जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को यहाँ से जल में से हटा लेगा और जल की कठोरता जो है वो खत्म हो जाएगी। जैविक निकायों में उपसर्जक यौगिकों का महत्व अगर देखें तो क्लोरोफिल, आपको मालूम है कि जो पौधे जो है वो क्लोरोफिल जो है एक वर्णक होता है जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के भोजन निर्माण में उपयोगी होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त होता है, रक्त में पाए जाने वाली जो RBC होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें आयरन पोरफाइन संकुल पाया जाता है। ये आयरन का संकुल जो है हमारे ब्लड में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। साइटोकाइन या ब्लू प्रोटीन जो है, ब्लू प्रोटीन या साइटोक्रोम जो है आयरन युक्त संकुल होता है, साइटोक्रोम पैराडॉक्सिन जिसको कहा जाता है, और कॉपर युक्त जो होता है वो ब्लू प्रोटीन जैविक तंत्र में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य ये करता है। धातु एंजाइम जो होते हैं, धातु एंजाइम में आप देखेंगे कि धातु एंजाइम ने धातु को एंजाइम जो है उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरकों की तरह काम करते हैं या सक्रिय एंजाइमों की तरह काम करते हैं। सक्रिय स्थल पर जाकर धातु आयन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। विटामिन B12 जो साइनोकोबाल एमीन, इसमें कोबाल्ट ये जो होता है विटामिन B12 इसका नाम होता है साइनोकोबाल एमीन। साइनोकोबाल एमीन जो है कोबाल्ट धातु का एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। इसी प्रकार जिंक युक्त कार्बोक्सिल पेप्टिडोज जो है कॉपर युक्त एक सुपर ऑक्साइड होता है, और डिसम्यूटेज निकिल युक्त यूरिएज व आयरन युक्त साइटोक्रोम जो है P450 आदि ये महत्वपूर्ण धातु एंजाइम या को एंजाइम हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। इसके बाद औषध रसायन में भी जो है उपयोग उपसर्जक यौगिकों का महत्व होता है। जैसे सिस्प्लेटिन देख लीजिए, समकक्ष प्लेटिन जो है ये कैंसर वगैरह के जो कैंसर का जो उपचार है उसमें काम में लिया जाता है। ट्यूमर वृद्धि को रोकने में ये प्रभावी होता है। कैल्शियम के संकुल जैसे EDTA जो है इसको लेड की विषाक्तता दूर करने में काम में लिया जाता है। जीव जंतु निकायों में कॉपर तथा आयरन की अधिकता को पेनिसिलेमिन तथा डेस्फेरिडोक्सिम B लिगेंडों को उपसर्जक यौगिक बनाकर दूर किया जा सकता है। यानी कि कॉपर और आयरन की जो अधिकता है इनको इन यौगिकों द्वारा आप अलग कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे।